हेलो बच्चों, आज हम विद्या प्रकाशन मंदिर की ओर से फिर आपके लिए एक चैप्टर जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके अनुप्रयोग इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। तो सबसे पहला जो प्रश्न है इस चैप्टर में वो हमें पता होना चाहिए कि डीएनए पुनर्योगज तकनीक की सहायता से इंसुलिन का उत्पादन कैसे कर सकते हैं हम, या डीएनए पुनर्योगज तकनीक का मानव हित में उपयोग बताइए और मानव इंसुलिन पर टिप्पणी लिखिए। ये सभी क्वेश्चन एक ही चैप्टर क्वेश्चन से कवर अप हो जाएंगे। सबसे पहले इंसुलिन एक प्रोटीन होती है। इंसुलिन एक प्रोटीन है और ये प्रोटीनियस हार्मोन होता है। और इंसुलिन का जो काम होता है वो ब्लड शुगर का जो लेवल होता है उसको कम करना होता है, डिक्रीज करना होता है। ये दो तरीके से काम करता है कि एक तो सेल की परमिबिलिटी को बढ़ाता है, पारगम्यता को बढ़ाता है ग्लूकोज के लिए, और ग्लूकोज का जो यूज होता है उसको बढ़ाता है, प्लस जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है उसको ग्लाइकोजन के रूप में लीवर में और कुछ मसल्स में स्टोर करने में हेल्प करता है। इससे हम जो डाइजेशन के बाद शुगर बनती है, ग्लूकोज बनता है, उसका लेवल कम हो जाता है। लेकिन जो डायबिटीज में पेशेंट्स होते हैं, डायबिटिक पेशेंट होते हैं जिनमें डायबिटीज हो जाती है, मधुमेह बोलते हैं इसको हिंदी में, तो उनमें इंसुलिन का निर्माण कम होता है या नहीं हो पा रहा होता है, जिसकी वजह से शुगर लेवल घट नहीं पाता और खाना खाने के बाद शुगर का लेवल अचानक बढ़ जाता है। इसी डिजीज को हम डायबिटीज मेलिटस यानी कि मधुमेह कहते हैं। और इसके ट्रीटमेंट में व्यक्ति को इंसुलिन भी लेना पड़ सकता है। जब डिजीज अधिक हो जाती है तो वो कंट्रोल नहीं हो पाती, तो उसको कंट्रोल करने के लिए, ब्लड शुगर लेवल को चेक करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन लिया जाता है। अब जो इंसुलिन होता है वो दो पॉलीपेप्टाइड चेन्स का बना होता है। उसमें दो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होती है और उसमें एक होती है ए चैन, ए श्रृंखला, और दूसरी होती है बी चैन यानी कि बी श्रृंखला, जो आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी होती है, एसएस बॉन्ड से जुड़ी होती हैं। ए श्रृंखला 21 अमीनो अम्लों से बना होता है, जबकि जो बीटा चैन है, बी चैन जो है, उसमें 30 अमीनो अम्लों से बनी श्रृंखला होती है। ये जो ए श्रृंखला होता है उसमें एन छोर पर ग्लाइसिन होता है, इसका जो एन टर्मिनल होता है और जो सी टर्मिनल होता है, तो एन चंपर पर ग्लाइसिन होता है और जबकि एक सी छोर होता है। बी श्रृंखला में एन छोर पर फिनाइल एनिलिन होता है, इस पर फिनाइल एनिलिन होता है और सी छोर पर एलेनिन प्रेजेंट होता है। ए श्रृंखला की 7वीं और 20वीं स्थिति पर, यानी कि 7वीं और 20वीं पोजीशन पर, 7वीं पोजीशन और 20वीं पोजीशन पर, तथा बीटा चैन की 7वीं और 19वीं पोजीशन पर सिस्टीन अमीनो अम्लों के बीच स्थित होते हैं और ये तीसरा डाइसल्फाइड बॉन्ड यहां पर बनता है। अब इंसुलिन की जो दोनों श्रृंखलाएं होती हैं, जब उनका जैव संश्लेषण यानी कि बायोसिंथेसिस होती है, तो वो एकल पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला प्रो इंसुलिन के रूप में बनती है। प्रो हार्मोन बोलते हैं, प्रो इंसुलिन होती है ये, जिसमें बीटा श्रृंखला में 30 की जगह 33 अमीनो अम्ल होते हैं। जो नॉर्मल में 30 होते हैं, यहां पर इसमें 33 अमीनो अम्ल होते हैं। और प्रो इंसुलिन का संश्लेषण क्रोमोसोम संख्या 11 की जो छोटी भुजा होती है उस पर स्थित जीन के कारण होता है। अब इसके जो एक्स्ट्रा स्ट्रेच होता है उसको हम सी पेप्टाइड बोलते हैं और बाद में इस सी पेप्टाइड को अलग कर दिया जाता है और दोनों श्रृंखलाओं को जोड़कर एक नई मॉलिक्यूल बनता है, एक नई इंसुलिन का अणु बनता है। अब वयस्कों में जब इंसुलिन की कमी हो जाती है तो उनको बाहर से इंसुलिन देनी जाती है, तो मानव सहित सभी जो मैमल्स होते हैं, स्तनधारी होते हैं, उसमें प्रो हार्मोन बनता है, उसमें सी पेप्टाइड जो बनता है, और उस प्रोसेसिंग के दौरान इस सी पेप्टाइड को हटा दिया जाता है और जोड़कर एक नया
अणु बनाया जाता है जिसे इंसुलिन बोलते हैं। पुनर्योजक डीएनए तकनीक का प्रयोग करते हुए इंसुलिन को बनाने में सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि इंसुलिन को एकत्रित कर उसको परिपक्व रूप में बनाना सबसे बड़ी चुनौती थी। इसके लिए 1983 में एली लिली एक अमेरिकन कंपनी थी, एली लिली, उसने 2 डीएनए के अनुक्रम तैयार करे। डीएनए के 2 अनुक्रम तैयार करे। ये डीएनए का अनुक्रम है 2, और ये श्रृंखला ए बनाता था और ये श्रृंखला बी बनाते थे। यानी कि 2 डीएनए की अनुक्रम सीक्वेंस तैयार करी, जो एक श्रृंखला ए बनाता था और दूसरा श्रृंखला बी बनाता था। यानी कि एक डीएनए श्रृंखला ए बनाता था, एक डीएनए श्रृंखला बी बनाता था। और इसे ई कोलाई के प्लाज्मिड में प्रवेश कराया जाता था डीएनए को। और जब ये डीएनए प्लाज्मिड में प्रवेश करा दिया गया तो इन्होंने कल्चर मीडियम में, अब इन्होंने क्या काम करा कि जब ये डीएनए बन गया तो ये वाला डीएनए एक प्लाज्मिड में डाला और ये वाला डीएनए दूसरे प्लाज्मिड में डाला। इस प्लाज्मिड को बैक्टीरिया में डाला और इस प्लाज्मिड को भी बैक्टीरिया में डाला। और जब माध्यम में इसने श्रृंखला ए बनाई, इसने श्रृंखला बी बनाई, और बाद में इन दोनों श्रृंखला को जोड़कर इंसुलिन का निर्माण कर लिया गया। तो इस प्रकार से रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी या जेनेटिक इंजीनियरिंग की सहायता से इंसुलिन का निर्माण किया गया। इंसुलिन के निर्माण में क्या काम करा गया कि जो डीएनए का एक अनुक्रम बनाया गया जो श्रृंखला ए बनाता था इंसुलिन की, एक दूसरा डीएनए बनाया गया जो श्रृंखला बी बनाता था। दोनों को अलग अलग प्लाज्मिड में ट्रांसफर किया और प्लाज्मिड को बैक्टीरिया में ट्रांसफर किया। बैक्टीरिया जब कल्चर में संवर्धन माध्यम में होता तो वहां पर वो श्रृंखला ए वाला ए बनाता है, बी वाला बी बनाता है। बाद में दोनों को निकालकर सेपरेट करके दोनों को जोड़कर डाइसल्फाइड बॉन्ड से जोड़कर एक इंसुलिन बना ली जाती है। और इसी इंसुलिन को ह्यूमेलिन नाम दिया गया। ह्यूमेलिन। ह्यूमेलिन नाम दिया गया। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपको पता होना चाहिए, इसमें इंपॉर्टेंट है, जीन चिकित्सा और एडीए की कमी का उदाहरण देते हुए इसका सचित्र वर्णन करना है। जीन चिकित्सा में इसका अभिप्राय क्या है, एससीआईडी का उपचार क्या होता है। अब जीन, इसमें हमने सबसे पहले जीन थेरेपी पढ़नी है। जीन थेरेपी का मतलब क्या होता है कि त्रुटिपूर्ण जो जीन्स है, यानी कि जो जीन जिसमें त्रुटि आ गई है, उस जीन को पहचान कर उसको अलग करके उसकी जगह एक स्वस्थ जीन को लगाना, इट इज कॉल्ड जीन थेरेपी। इसे हम क्या बोलते हैं, जीन थेरेपी बोलते हैं। तो यानी कि दोषपूर्ण जीन को स्वस्थ एवं क्रियाशील जीन से बदलना, या उसकी जगह पर दोषपूर्ण जीन की जगह पर स्वस्थ एवं क्रियाशील जीन को स्थापित करना जीन थेरेपी कहलाता है। जीन थेरेपी जो होता है उसमें किसी बच्चे में या भ्रूण में जो दोष होता है उसको चिन्हित किया जाता है और चिन्हित करने के बाद उस जीन को हटाकर उसकी जगह स्वस्थ जीन को प्लेस कर दिया जाता है, उसकी जगह यूज किया जाता है। सबसे पहला जो प्रयोग था वो 1990 में किया गया। एक 4 वर्षीय लड़की में किया गया, जिसमें जो डिजीज थी वो थी एडीए। इसका नाम होता है एडिनोसिन डी एमिनेज, जो होता है उसकी कमी को दूर करने के लिए किया गया था। ये एंजाइम जो होता है ये प्रतिरक्षा तंत्र में यूज होता है, यानी कि इम्यून सिस्टम में यूज होता है। और इसकी जो गड़बड़ी होती है उसके गंभीर संयुक्त प्रतिरक्षा न्यूनता होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, SCID। और इसकी कमी को क्या बोलते हैं, SCID, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम।
यानी गंभीर संयुक्त प्रतिरक्षा न्यूनता, इसको हिंदी में बोलते हैं। कुछ बच्चों में एडीओ की जो कमी है उसका जो उपचार होता है, अब इसका जो उपचार है वो दो तरीके से किया जाता है। एक में क्या जाता है अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो, अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण यानी कि ट्रांसप्लांट, रोपण तरीके से किया जाता है। तो सबसे पहले इसमें क्या काम करते हैं कि जो रोगी है उस रोगी से लसीकाणु यानी कि लिम्फोसाइट्स को निकाला जाता है रोगी के अस्थि मज्जा से और उसका संवर्धन किया जाता है, कल्चर किया जाता है। और कल्चर करने के बाद सक्रिय एडी का सीडीएनए संवाहक द्वारा लसीकाणु में प्रवेश किया जाता है। तो यानी कि अब इसके अंदर जो एडीए का सीडीएनए इसके अंदर प्रवेश करा दिया जाता है और इसको वापस प्रवेश कराने के बाद रोगी में डाल दिया जाता है। तो सबसे पहले इसमें अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण में अस्थि मज्जा से लसीकाणु निकालते हैं और रोगी के और लसीकाणुओं में सक्रिय एडी का सीडीएनए कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बोलते हैं, जो आरएनए से बनाया था, उसको इसमें ट्रांसफर कर देते हैं और उसे वापस रोगी में डाल देते हैं। इससे आनुवांशिक निर्मित लसीकाणु जो होता है समय समय पर रोगी को शरीर से अलग करने की आवश्यकता होती है और फिर दोबारा से देनी पड़ती है। यानी कि ये इसका परमानेंट इलाज नहीं हो पाता, बार बार रोगाणुओं लसीकाणुओं को निकाला जाता है रोगी में से और उसमें ये सीडीएनए डाला जाता है और वो कुछ समय तक उसको एडीए बनाता रहता है और एडीए बनाने से वो रोग होता है। लेकिन कुछ समय बाद फिर इसकी आवश्यकता पड़ती है। जो दूसरा अप्रोच है, अब पहले अप्रोच के बाद जो दूसरा अप्रोच है उसमें अगर इसका जो पता है अगर एम्ब्रियोनिक स्टेज में चल जाए यानी कि भ्रूणीय अवस्था में चल जाए, तो भ्रूणीय अवस्था में स्वस्थ एडीए जीन जो होती है वो अगर उसके अंदर डाल दिए जाए, भ्रूणीय अवस्था में जो भ्रूणीय कोशिकाएं हैं भ्रूणीय सेल्स हैं, तो वो एडीए उत्पन्न करने लगेगा और ये जो जीन्स डालने से जो इसका रोग का निदान होता है वो परमानेंट हो जाएगा। लेकिन अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण में बार बार इसको करना पड़ता है। लेकिन अगर ये प्रारंभिक अवस्था में पता चल जाए और स्वस्थ एडीए जीन्स शुरू की प्रारंभिक भ्रूणीय सेल्स में डाल दी जाएगी, तो ये रोग जो होता है वो पूर्ण रूप से ठीक हो जाता है। अन्यथा इस रोग का पूर्ण रूप से ठीक होना संभव नहीं हो पाता, क्योंकि बार बार इस वाले प्रयोग में ये प्रोसेस लगातार दोहराना पड़ता है। तो जीन थेरेपी का मतलब क्या होता है कि जीन थेरेपी वो प्रक्रिया होती है जिसमें एक दोषपूर्ण जीन को पहचाना जाता है और उसकी जगह स्वस्थ और सक्रिय जीन को ट्रांसफर कर दिया जाता है। जीन थेरेपी का जो सबसे पहला एग्जाम्पल आया वो 4 वर्षीय लड़की में आया जो एडीए डेफिशिएंसी से जूझ रही थी। ये एडीए एंजाइम जो होता है वो प्रतिरक्षा तंत्र में काम करता है, बी लिम्फोसाइट्स के लिए और जो अन्य सेल्स होती है उनको सक्रिय बनाने में यूज होता है। और इससे जो डिजीज होती है उसका नाम होता है सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। और इसका ट्रीटमेंट मुख्य रूप से अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण से किया जाता है और अस्थि मज्जा से लसीकाणुओं को निकालकर उसमें सीडीएनए डाल दिया जाता है, जिससे वो कल्चर करने के बाद उसमें डालने के बाद वो रोगी में स्वस्थ हो जाता है, उसमें एडीए बनने लगता है। लेकिन ये प्रोसेस बार बार दोहराना पड़ता है। लेकिन अगर ये प्रोसेस भ्रूणीय अवस्था में पहचान में आ जाए, ये जीन्स जो है वो भ्रूणीय अवस्था पर चल जाए, तो उस एडीए स्वस्थ जीन को उसकी भ्रूणीय सेल्स में डाल दिया जाए और भ्रूणीय सेल जब नया ऑर्गेनिज्म बनाएगी तो उसके अंदर ये फंक्शनल एडीए जीन्स जो होती है वो प्रेजेंट होगी और ये जो रोगी होगा जिसमें ये जीन्स को हटाकर दूसरी जीन्स डाली गई है, वो जीन्स के प्रभाव से वो स्वस्थ होगा, क्योंकि उसमें एडीए का जो प्रोडक्शन होता है वो इस जीन के कारण होता रहेगा और वो रोग ठीक हो जाएगा। लेकिन इसको अर्ली एम्ब्रियोनिक कंडीशन में
भ्रूणीय अवस्था में पहचानना जरूरी है, और अगर ऐसा नहीं होता तो ये रोग मुख्य रूप से ठीक नहीं हो पाता, क्योंकि इसमें बार बार यही करना पड़ता है। इस चैप्टर से यही 2 मेन क्वेश्चन हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं, और जो ये क्वेश्चन है ये बार बार रिपीट होते हैं, और आप इनको अच्छी तरह से पढ़कर अपना क्वेश्चन की तैयारी करें, और जो पेपर में अक्सर ये पूछे जाते हैं। धन्यवाद।